वेलकम टू माय क्लास। आज हम जानेंगे सीबीएसई क्लास 12 से फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में से लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डाउडे। अल्फोंसो डाउडे एक नॉवेलिस्ट और फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनका जन्म 1840 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं इस लास्ट लेसन अर्थात अंतिम पाठ जो इसका शीर्षक है, इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, इसकी जो सेटिंग है इस लेसन की अगर उसकी हम बात करें तो ये जो 1870 में फ्रांस और पुर्शिया के बीच जो युद्ध हुआ था जिसमें कि फ्रांस को हार मिली थी, उसके बाद एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कि फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लॉरेन, यहाँ पर फ्रांस भाषा अब आगे नहीं पढ़ाई जाएगी, अब विद्यार्थियों को जर्मन भाषा पढ़ना होगा। यह आदेश आया था और इस आदेश के बाद जो स्टोरी बनती है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस पाठ के मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसको कि बहुत ही प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। पहला ये कि द इम्पैक्ट ऑफ वॉर, मतलब कि एक युद्ध का प्रभाव एक जीवन पर कैसे पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं युद्ध दो देशों के बीच होता है, लेकिन उसका प्रभाव एक समाज पर, यहाँ तक कि एक व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है। और इसके साथ इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंस बताया गया है वह है आपका लिंग्विस्टिक इम्पोर्टेंस, मतलब भाषाई महत्व। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने देश में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं और हम बचपन से ही हिंदी बोलते चले आ रहे हैं और उसे हमें सिखाना नहीं पड़ता है, हम उसको आत्मसात करते रहते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई आदेश आ जाए कि नहीं अब आपको आगे से हिंदी नहीं बोलना है, अब आपको कोई दूसरी भाषा प्रयोग करनी है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको दर्शाया गया है यहाँ पर कि एक मदर टंग जो होती है, आपकी जो एक मातृभूमि की जो भाषा होती है, मातृभाषा जो होती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसके रोग पर एक प्रभाव कितना पड़ता है, उसी को यहाँ पर मिस्टर एम हैमेल जो कि एक टीचर हैं उनके द्वारा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जो कि एक फ्रेंच टीचर थे। ठीक है, तो आइए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक फ्रांस नाम का लड़का बताया गया है जो कर कि स्कूल जा रहा है और जैसा कि उसे होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल का अध्ययन करने के लिए, जिसे कि वो तैयार नहीं कर पाया था और वह कहीं ना कहीं डर रहा था कि मुझे स्कूल जाऊंगा तो मुझे वहाँ पर डांट पड़ेगी, लेकिन फिर भी स्कूल जाना अनिवार्य था, इसलिए वह डरते डरते स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। और जब वहाँ वह बढ़ा तो उसे सबसे पहले बुलेटिन बोर्ड दिखाई दिया। बुलेटिन बोर्ड का मतलब एक नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पर जो मुख्य खबरें होती है किसी शहर की या जो भी हो, है ना, स्कूल के बाहर, तो वो उसमें लिखा हुआ रहता है। और जितनी भी उस वर्ष जितनी भी बुरी जो न्यूज़ थी आप कह लें, तो वो उसी बुलेटिन नोटिस बोर्ड से आई थी। उस नोटिस बोर्ड के पास की भीड़ को देख कर के वह कुछ अंदाज़ा लगाने का प्रयास करता है, लेकिन जैसा कि वह जानता है कि हर बुरी न्यूज़ यहीं से निकली थी, इसलिए वह उस भीड़ की ओर ध्यान न देते हुए वह विद्यालय की ओर चल देता है। और जब वह स्कूल की ओर बढ़ता है तो उसके ध्यान में अनायास ये बात आती है कि जैसा कि जो स्कूल था उसका रास्ता था वहाँ पर कोलाहल रहता था, बच्चों के स्कूल में पढ़ने की आवाज़ आती थी या टीचर के द्वारा जो डस्टर को मेज पर पटका जाता था उसकी आवाज़ें आती थी। बड़ा ही कोलाहल भरा जो आवाज़ होती थी स्कूल की, वह आज कहीं ना कहीं नदारत है, बिल्कुल शांत जो है नज़र आ रहा है। और वो इसी जो है उधेड़-बुन में रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या है कि आज वातावरण बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है मुझे। और वो अपनी क्लास के पास पहुंच कर के जब अंदर देखता है तो देखता है कि बच्चे भी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, कोई रिसाइटेशन नहीं हो रहा है और टीचर भी बिल्कुल शांत प्रवृत्ति से पढ़ा रहे हैं।
क्यों कर कि उसका ये इरादा था कि जो स्कूल का और जो क्लास का जो कोलाहल है, जो हशल है, उस हशल के बीच में मैं चुपचाप, क्योंकि मैं लेट था और लेट होने के कारण मुझे डांट पड़ सकती थी, पनिशमेंट मिल सकती थी। सो ही इज़ डिसाइडेड, उसने निर्णय किया था कि मैं चुपचाप उसी कोलाहल में अपनी मेज़ पर जाकर के बैठ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने क्लास में झांकता है तो वहाँ पर बिल्कुल शांति नज़र आती है। अब उसे अटपट महसूस होता है कि मैं कैसे अपनी कक्षा में जाऊं, लेकिन फिर भी वह अपनी कक्षा में जो है प्रवेश करता है। वह डरा हुआ था कि कहीं उसे मिस्टर हैमेल डांटेंगे, क्योंकि अमूमन उसके साथ ऐसा ही होता था, वह जब भी लेट पहुंचता था उसे डांट पड़ती थी। लेकिन आज उसे आश्चर्य हुआ कि मिस्टर हैमेल ने उसे डांटा नहीं, वरन उसे ये कहा कि आओ बच्चे, आज हम तुम्हारे बगैर ही लेसन स्टार्ट करने वाले। उसी बीच फ्रांस जो है ये भी नोटिस करता है कि उनके अध्यापक, जो कि नॉर्मली साधारण वेशभूषा में ही आया करते थे, लेकिन उस दिन वे एक सुंदर सा हरा कोट पहने हुए थे और जो उनकी शर्ट थी वह भी बहुत ही झालरदार थी और उन्होंने सिर पर जो है एक काली छोटी सिल्क की जो है टोपी पहन रखी थी, जिस पर जो है एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। और ऐसी वेशभूषा वो खास करके इन्फेक्शंस के दिन, निरीक्षण के दिन ही पहना करते थे या किसी पुरस्कार वितरण के दिन पहना करते थे, जिस दिन कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था अथवा जो स्कूल का जो वार्षिक उत्सव हुआ करता था, एनुअल फंक्शन हुआ करता था। ऐसे विशेष अवसरों पर ही वे इस प्रकार की वेशभूषा, विशेष वेशभूषा जो है वो पहना करते थे। लेकिन आज न जाने क्यों वे इस जो है साधारण दिन में भी जो है इसी प्रकार की सुंदर वेशभूषा के साथ आए थे। तो इस बात को देख कर के भी कहीं ना कहीं फ्रांस के मन में कौतूहल उत्पन्न होता है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आज मेरे साथ हर चीज़ अननेसेसरी क्यों हो रही है। मैंने देखा कि स्कूल का कोलाहल भी आज मुझे नहीं सुनाई दिया, सब लोग शांत नज़र आए। मैं कक्षा में आया, मुझे आज डांट भी नहीं पड़ी। मैंने देखा कि कक्षा में जो है पीछे की रो में कुछ गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो है आज मैं मिस्टर हैमेल को भी देख रहा हूँ कि वे भी जो है बहुत ही शांत और निर्मल स्वभाव के नज़र आ रहे हैं और उन्होंने आज विशेष वेशभूषा पहन रखी है। तो कहीं ना कहीं एक अंतर जो उनको देखने को मिलता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ज़रूर आज कोई खास दिन है। इसी बीच मिस्टर हैमेल जो कि टीचर हैं, वे जो है बहुत ही एक ग्रिफ टोन में, मतलब एक दुखी जो है लहजे में जो है वो कहते हैं कि आज जो है आपका ये लास्ट लेसन है, अर्थात आज कक्षा में मेरा अंतिम दिन है और आज मैं अंतिम बार जो है इस कक्षा में पढ़ाऊँगा। क्यों कर कि बर्लिन से एक आदेश आया हुआ है जिसके द्वारा मुझे जो है अब यह विद्यालय छोड़ करके जाना होगा, क्योंकि आज के बाद एल्सेस और लॉरेन प्रांत में फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा जो है निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि अब केवल यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। यह सुनकर के फ्रांस को ऐसा लगा जैसे कि उसके ऊपर कोई बिजली गिर गई हो, उसके ऊपर कोई थंडरिंग हो गई हो और वह बहुत ही दुख महसूस करता है कि आज जो है उसे फ्रांस केवल अंतिम बार पढ़ाई जाएगी। आज के बाद उसे फ्रेंच भाषा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, जिसको कि वो सोच करके, जैसा कि वो जानता है कि वह ज़्यादा तैयारी भी नहीं करता था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था अपनी इस भाषा पर पढ़ते समय, इसलिए उसे कहीं ना कहीं गिल्टी फील होता है कि आज मैं अंतिम बार पढ़ूंगा। तो उसके अंदर भी एक जो है पश्चाताप का भाव उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि उसने अपनी लैंग्वेज को, अपनी इस फ्रेंच भाषा को कभी भी सीरियस नहीं लिया था और आज एक ऐसा पड़ाव आ गया है जिसमें कि उसे आज के बाद कभी फ्रेंच सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसको लेकर के वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तब जाकर के उसके समझ में आता है कि क्यों आज मिस्टर हैमेल ने अच्छी अच्छी वेशभूषा पहनी हुई है, क्यों आज जो है ग्रामीण वासी जो है कक्षा में बैठे हुए हैं, क्यों करके कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन था उन दोनों प्रांतों में।
एल्सेस और लॉरेन में, और उसी अपनी भाषा को जो कर कि उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती थी, बहुत ही महत्व रखती थी, आज उसका अंत आ गया है। ऐसा विचारधारा के साथ वे सब वहाँ पर पधारे हुए थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक डेडिकेशन अपनी भाषा के लिए था, और इसी कारण से सब लोग शांत मुद्रा में मिस्टर हैमेल का अंतिम पाठ पढ़ने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए आए हुए थे। और यह बात जब फ्रांस को समझ में आ जाती है तो वह भी कहीं ना कहीं डेडिकेटेड हो जाता है अपनी उस भाषा के प्रति, उसके अंदर में भी एक भाषाई प्रेम जाग उठता है। अब उसके अंदर मिस्टर हैमेल के प्रति एक संवेदनाएं निर्माण होने लगती है, जैसा कि वो 40 वर्षों से वहाँ फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे थे बच्चों को, और अब तक उसने कभी, फ्रांस ने कभी भी जो है इस भाषा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था एज ए स्टूडेंट। और जब कभी वह स्कूल आता था तो उसको जो उसके बैग में जो किताबें होती थी, उसको ऐसा महसूस होता है कि वो शोर शराबा कर रही हैं या उसे वो किसी तरीके की जो है हानि उत्पन्न कर रही है, उसके लिए बाधा उत्पन्न कर रही है। लेकिन आज यह सब सोच जो है से वह परे हो जाता है, उसकी जो भावनाएं हैं वो आज बदली हुई है। उसके अंदर एक डेडिकेशन आता है मिस्टर हैमेल के प्रति, जो कर कि भाषाई शिक्षक है वहाँ के, और आज वे जो है इस क्लास को छोड़ करके चले जाएंगे, और उसके बाद कभी जो है उन्हें फ्रेंच पढ़ने का मौका वहाँ पर नहीं मिलेगा। तब फ्रांस को ये रियलाइज़ होता है कि भाषा उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, खास करके उसकी मातृभाषा, और वह अब उसे मित्र की भांति लगने लगती है उसकी किताबें, जो कर कि पहले उसे एक शोर शराबे के रूप में लेता था, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया कि उसे जो है उसकी किताबें प्रिय लगने लगी, उसे उसकी भाषा के का जो प्रेम है वह जागृत हो जाता है, और वह बहुत ही ग्लानि जो है महसूस करने लगता है कि उसने क्यों आज तक जो है इस भाषा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सीखने में रुचि क्यों नहीं दिखाई। उसे इस बात का भी दुख होता है कि वह तो पहले मिस्टर हैमेल को पसंद नहीं करता था, क्योंकि मिस्टर हैमेल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन जब उसे ये पता लगता है कि आज के बाद मिस्टर हैमेल नहीं आएंगे और उन्हें जो है उनके बगैर भाषा पढ़नी होगी, तो कहीं ना कहीं एक आत्मविभोर का भाव जो है उनके प्रति उसके अंदर में पैदा हो जाता है मिस्टर हैमेल के प्रति। तो उसको भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। जब वह इस प्रकार की सोच में खोया हुआ था, उतने में मिस्टर हैमेल फ्रांस का नाम पुकारते हैं। तो फ्रांस जान जाता है कि उसे क्यों पुकारा गया। वह जान जाता है कि अध्यापक उसे अब जो है पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, क्यों करके उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, कभी अपनी भाषा पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए जो है वह उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं वह गिल्टी महसूस करता है कि मैं अब तक अपनी भाषा को नहीं सीख पाया हूँ। लेकिन इस पर भी जो है मिस्टर हैमेल उस दिन उस पर नाराज़ नहीं होते हैं, और मिस्टर हैमेल जो है फ्रांस को कहते हैं, मिस्टर हैमेल फ्रांस से कहते हैं कि देखो फ्रांस, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें स्वयं आज ये फील हो रहा होगा, स्वयं तुम गिल्टी फील कर रहे होंगे कि हमने अपने भाषा को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया। केवल तुम्हारी ही बात नहीं, मैं सभी की बात कहूँगा कि लोग जो है अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिससे कि उन्हें भाषाई ज्ञान नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से। उसका इल्ज़ाम वो केवल फ्रांस और बच्चों पर ही नहीं देते हैं, बल्कि वो अपने आप पर भी देते हैं। वो फ्रांस को कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है कि जब कभी मुझे फ़िशिंग पे जाना होता था तो मैं आप लोगों को छुट्टी दे देता था, मैं आपको आपकी भाषा नहीं पढ़ाता था, तो कहीं ना कहीं मैंने भी आपको ज्ञान देने में कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी की, या मैंने आपको ठीक से ज्ञान नहीं दिया। तो इसका भी कारण ये हो सकता है कि तुम्हें अच्छी तरह से फ्रेंच आज नहीं आती है। इसमें मैं भी उतना ही जो है अपराधी हूँ जितना कि आप लोग हैं, क्योंकि मैं आपसे जो है स्कूल के काम करवाता था, कभी कहता था कि जाओ मेरे गार्डन में पानी डाल दो, जाओ मेरा ये काम कर दो। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपकी स्कूली शिक्षा, आपकी भाषाई शिक्षा बाधित हुई, जिसका मैं भी एक जिम्मेदार हूँ। इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कहीं ना कहीं,
क्योंकि वे भी जो है 4 पैसा ज़्यादा कमाने के लिए आप लोगों को मिल्स में भेज दे देते हैं या फार्म में भेज देते थे कि जाओ खेतों पर काम करो ताकर कि आपको ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें केवल फ्रांस तुम्हारा ही रोल नहीं है कि तुमने इसमें अच्छे से नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है, कहीं ना कहीं इसमें आपके पेरेंट्स भी गलती है। इसलिए मैं इस बात पर आज ज़्यादा बल नहीं दूंगा, इस पर मैं किसी का दोषारोपण नहीं करूंगा। इसके बाद मिस्टर हैमेल जो है बताते हैं कि फ्रेंच भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है, बहुत ही ब्यूटीफुल भाषा है एंड इट इज़ अ वेरी लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कि यह दुनिया की बहुत ही व्यवस्थित भाषाओं में एक है। और इस तरीके से मिस्टर हैमेल वहाँ पर फ्रेंच भाषा की उपयोगिता बच्चों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से कई मायनों में यह भाषा हमारे लिए उपयोगी है। केवल ये मातृभाषा है इसलिए ही नहीं, बल्कि इसे बहुत ही सुंदर भाषा का दर्जा भी मिला हुआ है। ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातें जो है वो अपने फ्रेंच भाषा के विषय में बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं। भाषाई ज्ञान देने के बाद में, अर्थात अब उनका जो रीडिंग सेक्शन था उसको बताने के बाद में, उसको सिखाने के बाद में मिस्टर हैमेल जो है बहुत सारी बुक्स अपने साथ ले आए थे, नोटबुक्स बहुत सारी ले आए थे अपने साथ। तो उनको जो है वो सभी बच्चों को और उन विलेजर्स को, जो गांववासी जो बैठे हुए थे कक्षा के पीछे की रो में, उन सबको जो है वो लिखने के लिए नोट्स देते हैं। और उन नोटबुक्स में ऊपर में जो है राउंड हैंडेड लिखा हुआ था, किसी में आपका एल्सेस लिखा हुआ था, किसी में फ्रांस लिखा हुआ था, किसी में एल्सेस लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से जो बदल बदल की किताबें फ्रांस एल्सेस की किताबें जो है जब नोटबुक्स जब उनको बांट दी गई तो वो ऐसा नज़र आ रहा था जैसे कोई फ्लैग्स रख दिए गए हों, राउंड बिल्कुल फ्लोटिंग कर रहे हो वहाँ पर पूरे स्कूल रूम में, ऐसा जो है समझ में आ रहा था वहाँ पर। इस अवसर पर फ्रांस ये महसूस करता है कि जिस प्रकार से मिस्टर हैमेल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे और उनके द्वारा जो पढ़ाया जाता था वो मुझे कभी समझ नहीं आता था या मैं शायद समझने का प्रयास नहीं करता था, लेकिन आज के दिन जो वो पढ़ा रहे हैं, जो हमें लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुली मुझे समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से मैं उसको ग्रहण कर पा रहा हूँ। ऐसा जो है फ्रांस उस समय महसूस करने लगता है। उसी बीच उसे जो है उसकी कक्षा के कमरे में कहीं ना कहीं पिजन्स की कूइंग आवाज़ आती है, माने कबूतरों की जो है कूक सुनाई देती है। तो वहाँ पर वह सोचने लगता है कि आज जो है पुरुषिया की सेना जो है हमारी भाषा को बंद करवा करके अपनी जर्मन भाषा थोपना चाहती है। तो कहीं ना कहीं वह यह भी सोचता है कि क्या ऐसा वे इन कबूतरों के साथ भी कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग कि लोग अपनी भाषा को दूसरी भाषा पर थोपते हैं? इस पर भी वो विचार करने लगता है कि क्यों जो है ऐसा किया जाता है कि हम जो है किसी देश पर अपनी भाषा थोप देते हैं। और उसे महसूस होता है कि इंसान को गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे पक्षी है, जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, इनको लोग गुलाम नहीं बना सकते। इनसे वे लोग मनमाने ढंग से अपना काम नहीं करवा सकते। हम इंसान हैं इसलिए वे हम पर तो भाषा थोप सकते हैं, लेकिन वे पिजन्स पर या जो अन्य छोटे मोटे जानवर हैं उन पर जो है अपनी भाषा नहीं थोप सकते हैं। इस पर जो है वो विचार करने लगता है। और इस प्रकार से यहाँ पर फ्रांस जो है वह यह विचार करता है कि जो पिजन है वह एक आज़ादी का प्रतीक है, जैसा कि उन पर कोई भी जो है भाषा थोपी नहीं जा सकती है, अर्थात कि उन्हें जो है गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। अगर गुलाम बनाया जा सकता है तो हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स को बनाया जा सकता है, ऐसा जो है वह सोचने लगता है। इसके बाद फ्रांस का ध्यान मिस्टर हैमेल पर भी जाता है कि वो भी आज बहुत ही गंभीर और चिंतित नज़र आ रहे हैं और छत पर जो है उनकी सिस्टर जो है ट्रंक को, मतलब पेटी को जो है इधर उधर खसका रही है। वह उनमें जो है सामान भरने का प्रयास कर रही है। इसके बाद वे कहाँ जाएंगे, है ना, इस पर विचार वो कर रही होगी और सामान जो है इकट्ठा कर रही होगी जाने के लिए। तो यह सब बातें भी जो है उसे विचार में आने लगती है फ्रांस के, जब वो मिस्टर हैमेल को बहुत ही चिंतित देखते हैं और जब वे जो है छत के ऊपर के कमरे में जो आवाज़ें आ रही थी जिसमें कि मिस्टर हैमेल अपनी सिस्टर के साथ रहा करते थे और वहाँ पर जो वह सामान की पैकिंग कर रही थी, जिसके फलस्वरूप जो आवाज़ें आ रही थी नीचे कक्षा में, उसके फलस्वरूप जो है वह इस प्रकार का विचार करने लगता है। इस प्रकार से फ्रांस जो है वहाँ पर विचार कर रहा होता है हर एक पहलुओं पर, अपनी भाषाई अयोग्यता पर,
मिस्टर हैमल की गंभीरता पर कि किस प्रकार से उसने जो है उन्होंने इस विद्यालय के प्रांगण में बहुत अच्छा जो है पौधों का एक बाग बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से उन्होंने क्यारियाँ सजाई हुई है और बहुत अच्छी वो शिक्षा भी दे रहे थे। लेकिन आज अचानक जो है उनको यह विद्यालय प्रांगण छोड़ के जाना होगा, तो उससे जिस प्रकार से वो चिंताग्रस्त हैं उसको भी जो है यहाँ पर फ्रांस जो है फील करता है लिंग्विस्टिक इम्पोर्टेंस के साथ साथ। तो इस प्रकार से फ्रांस के मन में अनेकों विचार उस अपनी भाषा को लेकर के और मिस्टर हैमल को लेकर के आने लगते हैं। इसी बीच मिस्टर हैमल जो है वहाँ पर लिंग्विस्टिक इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वह की टू प्रिजन होती है, अर्थात जब कोई देश जिसे कि किसी दूसरे देश की भाषा नहीं आती है वो उसको गुलाम बना लेता है, तो वहाँ पर उनकी जो भाषा होती है, गुलाम देश की जो भाषा होती है, वह जो है अपने लोगों को एकत्र करती है उन लोगों से जो उन पर शासन करना चाहते हैं, इसलिए इसे की टू प्रिजन कहा जा सकता है। ऐसा जो है वे इस प्रकार से कहते हुए मतलब भाषा का जो इम्पोर्टेंस है वह बताने की कोशिश करते हैं ग्रामवासियों को, और वहाँ पर जो बच्चे मौजूद थे उन सबको जो है विलेजर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको वो बताना चाहते हैं कि भाषा का अपना एक महत्व होता है जो सभी को एक धागे में पिरो करके रखती है, और जब उसे किसी न किसी प्रकार की ठेस पहुँचेगी तो इससे एक देश जो है छिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि भाषा ही है जो हमें एक बनाती है, हमें एकता में पिरो करके रखती है, दूसरे देश से अलग बनाती है। ऐसी इस तरीके की बातें जो है वे वहाँ पे विलेजर्स को और स्टूडेंट्स को बताते हैं ताकि कि वे भाषा के इम्पोर्टेंस को जान सकें, उसको समझ सकें। अचानक उसी बीच जो है घड़ी में 12 बजते हैं, जो कर कि स्कूल के समाप्त होने का समय दर्शाती है, और जो कि एक एंगुलस नाम प्रार्थना के साथ ही जो है स्कूल बंद हुआ करता था, और उसी के प्रतीकात्मक रूप में जो है वह घंटी बजाई जाती थी, जिसको सुनकर के मिस्टर हैमल और ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उनके चेहरे में स्पष्ट रूप में जो है चिंता के भाव नज़र आ जाते हैं, दुख के भाव नज़र आ जाते हैं, बहुत ही वो दुखी नज़र आते हैं। वे अपने सीट से खड़े होते हैं और वे कुछ संबोधित करना चाह रहे थे आए हुए विलेजर्स और स्टूडेंट्स को, लेकिन जैसे ही वे बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनका गला भर आता है, उनका गला जो है अवरुद्ध हो जाता है, स्वर नहीं निकल पाता है। इसलिए वे जो है बोर्ड की ओर, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं, और वहाँ जो है मेज पर से एक चॉक उठा करके वे पूरी ताकत के साथ, जितना ताकत उनके हाथों में थी उतनी ताकत के साथ जो है वे चाक को जो है दबा करके बड़े अक्षरों में जो है वहाँ पर कुछ लिखते हैं। वो लिखते हैं विव लो फ्रांस। विव लो फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब कि फ्रांस जिंदाबाद। इस प्रकार से जो है वो लिखते हैं। ऐसा वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें फ्रांस से बहुत ही प्रेम था, फ्रेंच भाषा से बहुत प्रेम था, जिसको दर्शाने के लिए जो है वो लिखते हैं विव ले फ्रांस, मतलब कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और इस तरीके से जो है वे फ्रांस जिंदाबाद जब कहते हैं, वे बच्चों की तरफ नहीं मुड़ते हैं, उनका मुंह जो है अब भी जो है बोर्ड की तरफ ही था। और इसी के साथ बच्चे जान जाते हैं, आए हुए विलेजर्स भी जान जाते हैं कि आज का सबब, आज का पाठ जो है ख़त्म हुआ, और सभी बच्चे और आए हुए विलेजर्स जो है एक एक करके जो है कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से यह लेसन जो है यहाँ पर समाप्त होता है। इस प्रकार से इस लास्ट लेसन, मतलब अंतिम पार्ट, जिसमें कि मिस्टर हैमल अंतिम दिन पढ़ा रहे होते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर लेखक ने, राइटर ने ये बताने की कोशिश की गई है कि वॉर का क्या इम्पैक्ट लोगों पर होता है, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो होती है, भाषाई जो पहचान होती है, उसको दर्शाने का प्रयास किया है कि भाषा एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसको बताने का भी प्रयास
लेखक ने जो है इस लेसन के माध्यम से किया है, अल्फोंसो डाउडे ने। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है यह समरी जो है लेसन की समझ आई होगी, पसंद भी आई।